नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAG 174 के चैप्टर नंबर 8 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जहाँ इस चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं और खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम बताइए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक छोटी सी प्रस्तावना दी गई है और जो चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि सतत विकास की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई। तो देखिए, सतत विकास का अर्थ हमने पहले से जान लिया है कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हमें अपने संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि सतत विकास की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सोच कहाँ से आई। तो देखिए, जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये बात हमने पिछले चैप्टरों में चर्चा की भी है, तो यदि आपने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद क्या हुआ, उसके 10 साल बाद यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरण की जो समस्याएँ हैं, जो हमने स्टॉकहोम सम्मेलन में सोची थी, वो समस्याएँ अभी दूर नहीं हुई हैं। ऐसे में नॉर्वे के प्रधानमंत्री बर्टलैंड को बुलाकर एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम बर्टलैंड आयोग कहते हैं। अब इस आयोग ने एक रिपोर्ट दी 1987 में, और इस रिपोर्ट का नाम क्या था, बर्टलैंड रिपोर्ट, और इसका एक टाइटल था, उस टाइटल का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। अब इस रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास की परिभाषा दी गई थी और ये कहा गया कि विकास वह है जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता रखता हो और वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता हो। यानी कि सरल भाषा में बात सिर्फ इतनी सी है कि विकास का पैमाना ऐसा हो कि जो वर्तमान पीढ़ियों को तो डेवलपमेंट करता ही करता हो, विकास वर्तमान पीढ़ियों को विकसित करता ही करता हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचाए रखे, आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखे। ऐसे में सतत विकास की परिभाषा में दो चीज़ें शामिल हैं। दो चीज़ों पर सतत विकास की परिभाषा जोर देती है कि पूरे विश्व में सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें इस पर ध्यान देती है कि वर्तमान में तो सभी लोगों का विकास हो ही हो और भविष्य में भी सभी लोगों का विकास हो। तो इस प्रकार से सतत विकास की सोच शुरू हुई 1987 से। समय बीता और विकासशील देशों में रहने वाले जो दुनिया के गरीब हैं, उनके तत्काल यानी कि उसी समय के विकास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसमें 3-4 चीज़ें और जोड़ दी गई। सबसे पहली चीज़ जोड़ दी गई पारस्परिकता, जिसमें सतत विकास को पहचानना होगा और फिर उसे पूरा करना होगा, और ये देखना होगा कौन कौन सी चीज़ें सतत विकास को प्रभावित कर रही हैं। फिर हमें ये देखना होगा सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, लंबे समय तक मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संबंध बना रहे। फिर हमने क्या करा, पर्यावरण और सामाजिक विकास और आर्थिक विकास को एक दूसरे से जोड़ दिया। यानी कि 1987 में सतत विकास की शुरुआत हुई, फिर सतत विकास को लगातार मॉडिफाई हम करते गए। अब यहाँ से यहाँ तक यही बात बताई जाएगी जो मैंने पहले आपको बता दी कि सतत विकास का उद्भव कैसे हुआ। ये तो बात हो गई सतत विकास की परिभाषा क्या है। सतत विकास का उद्भव कहाँ से हुआ, 1972 में सबसे पहले कहाँ पर हुआ सम्मेलन, स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम में सम्मेलन के बाद एक नई संस्था का उदय हुआ और इस संस्था का नाम क्या था, UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका उद्देश्य ये था कि हमें क्या करना है, हर तरफ पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलानी है, सतत विकास की बात करनी है। इसके बाद पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग बना, जिसे हम बर्टलैंड आयोग भी कहते हैं, जिसकी बात भी हमने कर ली है। इस आयोग ने एक रिपोर्ट दी जिसे हम बर्टलैंड रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में यह चिंता व्यक्त की गई कि इसी प्रकार से यदि हम संसाधनों का उपभोग करते रहे तो आने वाले समय में हमारी सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं इनका विकास नहीं हो पाएगा और पूरा विश्व अपनी समाप्ति की ओर चल देगा। फिर ऐसे में पृथ्वी को बचाने के लिए 1992 में रियो सम्मेलन हुआ, जिसे हम पहला पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन पर पर्यावरण और विकास के संबंधों पर विश्व भर के देशों ने चर्चा करी और ये कहा कि हाँ भाई, ये सारे संसाधन पूरे विश्व की ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसे में सभी देशों को आगे आना चाहिए ताकि इन संसाधनों को बचाया जा सके। और उसके बाद लगातार सतत विकास पर सम्मेलन होते गए, जहां 2002 में सतत विकास के लिए जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में इन्हीं प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया गया कि हमें क्या करना है, सतत विकास करना है, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास करना है। तो अब तक जो इस चैप्टर में था वो यही था जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सतत विकास की सोच कहाँ से शुरू होती है, सतत विकास के लिए कौन कौन सम्मेलन किए गए हैं। लेकिन बात ये आती है खाद्य सुरक्षा क्या है।
खाद्य सुरक्षा की सोच हमारे माइंड में कहाँ से आई? पूरे विश्व ने कब से खाद्य सुरक्षा का ध्यान देना शुरू किया? तो देखिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब ये है कि जनसंख्या जितनी तेज गति से बढ़ रही है ना, खाद्यान्न उतनी तेज गति से नहीं बढ़ रहे हैं। और ऐसे में एक दिन क्या हो जाएगा, खाने की समस्या हो जाएगी, भोजन की समस्या हो जाएगी। तो भोजन की समस्या ना हो और साथ साथ भोजन तो मिले लेकिन पोषण युक्त भोजन मिले, तो हम कहेंगे हम खाद्य रूप से सुरक्षित हैं, यानी कि पहले से ही स्टॉक हो हमारे पास। तो 1974 में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई, जहां यह बताया गया कि जो खाद्य सेवन है उसका जो नियमित विस्तार होना चाहिए, और विस्तार होने के साथ साथ उसके अंदर पोषण का स्तर भी होना चाहिए। पूरे विश्व भर में खाद्य आपूर्ति होनी चाहिए, और इसके लिए 1974 में खाद्य सुरक्षा को विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया। समय बीता और 1980 के दशक में खाद्य सुरक्षा विश्व स्तर पर एक प्रमुख चिंता बन गया। अब खाद्य सुरक्षा में सिर्फ ये नहीं कि लोगों को भोजन की आपूर्ति करवानी है, अब इसमें यह भी हो गया कि लोगों को भोजन में पर्याप्त क्या ऊर्जा होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए। 1994 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भी मानव विकास में खाद्य सुरक्षा को स्थान दिया। समय बीता, 1996 में एक नई परिभाषा दी गई और ये कहा गया, जब सभी लोग हर समय अपने आहार संबंधी आवश्यकताओं और भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा कर लेंगे और सक्रिय और स्वस्थ जीवन जिएंगे, तब हम कहेंगे खाद्य सुरक्षा है। 2001 में इसे और मॉडिफाई किया गया और ये कहा गया, जब सभी लोग हर समय अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं और भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा कर लेंगे और सक्रिय और स्वस्थ जीवन जिएंगे, उनके पास पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक, आर्थिक और सामाजिक पहुँच होगी, तब हम कहेंगे खाद्य सुरक्षा है। यानी कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा का अर्थ ये है कि सबसे पहली बात तो भोजन की आपूर्ति प्रत्येक स्तर पर हो, उसके बाद व्यक्ति इतना क्षमतावान भी हो कि वो उस भोजन को खरीद सके। भोजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेट भरना, भोजन का अर्थ ये भी है कि भोजन पोषण युक्त हो, प्रोटीन युक्त हो, विटामिन युक्त हो, ताकि कोई व्यक्ति कुपोषित ना हो। तो जो आज खाद्य सुरक्षा है, इसकी जो अवधारणा है, ये ना सिर्फ घरेलू स्तर पर, ना सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। यदि भोजन उपलब्ध नहीं है तो खाद्य सुरक्षा को सीमित रूप से परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि ये देखना जरूरी हो जाता है कि क्या पर्याप्त आहार, खाद्य का संचय और गुणवत्ता को पहुंचने के लिए जनसंख्या का निपटान के लिए क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, क्या लोग खरीद पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, लोगों की परचेजिंग क्षमता क्या है। तो इस पूरे पैराग्राफ में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा आपको समझाने की कोशिश की गई है, जहां 1974 से इस पर लगातार जोर दिया जा रहा है और समय समय पर इसे अलग अलग शब्दों से जोड़कर मॉडिफाई भी किया जा रहा है। तो आई होप सो खाद्य सुरक्षा से आप समझ गए कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो एक लाइन में अगर कोई पूछे खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ ये है कि विश्व के प्रत्येक वर्ग तक भोजन की आपूर्ति हो, साथ ही साथ पौष्टिक भोजन हो। अब बात आती है खाद्य असुरक्षा क्या है, यानी कि फूड इनसिक्योरिटी क्या है। तो कई बार ना आर्थिक बाधाओं की वजह से, गरीबी की वजह से लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पाता, और अगर भोजन होता भी है तो क्या होता है, कुपोषित, उसमें पोषण युक्त कमी होती है। तो हम कहेंगे क्या ये खाद्य असुरक्षा है। कई बार ना हमें ये शारीरिक लक्षण से महसूस होती है कि लोगों को भूख लगती है, इसके लिए भूख इंडेक्स भी, हंगर इंडेक्स भी आता है, और आपने देखा होगा हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति लगातार चिंतनीय बनी हुई है। तो खाद्य असुरक्षा की जो वैचारिक समझ है, ये राष्ट्रीय स्तर पर अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति न केवल अस्थायी समस्याओं के बारे में बताती है, बल्कि धीरे धीरे विकसित हुई है। अब ऐसे में इसे 3 स्तर पर बांटा गया खाद्य सुरक्षा को। एक चिरकालिक मतलब क्या है, ये एक चैन सिस्टम है, ये बहुत लंबे समय तक की घटना है कि लगातार लोग क्या है, भूखे ही रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार है गरीबी, कि कुछ लोग गरीबी में पैदा हुए थे, गरीबी में हैं और गरीबी में ही मर जाएंगे। तो ये जो खाद्य असुरक्षा है, ये चिरकालिक है, यानी कि लंबे समय से थी, लंबे समय तक रहेगी। एक है अनित्य खाद्य सुरक्षा, ये शॉर्ट टर्म में है, जैसे कहीं पे प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ गई तो लोग क्या होता है, भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, अकाल वगैरह पड़ गया। एक होती है सामयिक खाद्य सुरक्षा, सीजनल, मौसमी, ये भी सीमित अवधि तक होती है, जैसे कई बार मौसम की वजह से, जलवायु की वजह से, फसलों के स्वरूप में परिवर्तन की वजह से, बीमारियों की वजह से, जो मौसम उतार चढ़ाव होता है इसकी वजह से। यानी कि खाद्य असुरक्षा क्या है, सबसे बड़ी बात यह है आर्थिक बाधाओं की वजह से लोगों की खाद्य तक पहुंच नहीं होगी, लोग क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे, कुपोषित होंगे, महामारियों के शिकार हो जाएंगे,
और ये 3 प्रकार की होगी खाद्य सुरक्षा, एक चिरकालिक, एक अनित्य और एक सामयिक। चिरकालिक बहुत लंबे समय तक रहेगी, जिसका प्रमुख कारण गरीबी है। लंबे समय तक लोग गरीब रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या होगा, भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। साथ साथ अनित्य मतलब कोई शॉर्ट टर्म है, ये जैसे कि कहीं पर आपदा आ गई, लोग विस्थापित हुए। और सामयिक खाद्य सुरक्षा ये सीजनल है, कोई ऐसी घटनाएं घटें जिससे कुछ समय के लिए लोग क्या हों, खाद्य से असुरक्षित हों। तो यहाँ पे हमने खाद्य सुरक्षा और खाद्य असुरक्षा का अर्थ समझा है। अब बात आती है खाद्य सुरक्षा के आयाम बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो खाद्य सुरक्षा के 4 आयाम हैं। पहला उपलब्धता, दूसरा सततता, तीसरा पहुंच और चौथा उपयोग, जहां आगे इन चारों को डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले उपलब्धता के बारे में बताया गया है। तो उपलब्धता का मतलब यह है कि क्या भोजन उत्पादन पर्याप्त है, क्या जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। तो खाद्य उत्पादन का मतलब है लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन का उत्पादन होना और खाद्य उत्पादन प्रणाली की क्षमता को प्रभावित करना, ताकि खाद्यान्न की आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। और केवल खाद्यान्न की आपूर्ति पूरी नहीं की जा सके, बल्कि गुणवत्ता वाला भोजन हो, क्योंकि अच्छा उत्पादन वर्षा पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, मूल्य निर्धारण और बाजार तक पहुंचने की क्षमता से भी निर्भर है। सरकारी नीतियां भी इसे प्रभावित करती हैं। तो हर समय पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होना चाहिए, तो ये हम कहेंगे खाद्य सुरक्षा है। और ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं? ये हो सकती है खाद्यान्न उत्पादन अच्छा हो, भंडारण स्तर अच्छा हो, शुद्ध व्यापार अच्छा हो। यानी कुल मिलाकर खाद्य उत्पादन में क्या देखा जाएगा, क्या भोजन का उत्पादन पर्याप्त है, भंडारण पर्याप्त है, स्टॉक में है या नहीं है। दूसरी चीज़ भोजन तक पहुँच, कि चलो भाई मान लो स्टॉक में खाना है भी, यानी कि स्टॉक में अनाज है भी, तो क्या लोग इसे खरीद सकते हैं? क्या लोगों की परचेसिंग पावर इतनी है कि वो इतनी महंगी चीज़ खरीद सकते हैं? तो इसके लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना पड़ेगा भाई। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति किस चीज़ पर निर्भर करती है? इस चीज़ पर निर्भर करती है क्या व्यक्ति की परचेसिंग पावर है, उसके अंदर व्यय करने की क्षमता है, उसकी इतनी आमदनी है कि वो चीज़ों को खरीद सकता है। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान हुआ था, खाद्य असुरक्षा हो गई थी, लोगों में पैसा नहीं था खरीदने के लिए। तीसरी बात है खाद्य उपयोग, कि चलो खाना तो है, लेकिन क्या भोजन लोगों के पोषण पर प्रभाव डाल पा रहा है? फूड यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि शरीर भोजन में विभिन्न पोषक तत्वों का सबसे अधिक उपयोग करता है। यानी कि जो हम खाने का यूज़ कर रहे हैं उस खाने में पोषक तत्व हैं या नहीं हैं, या फिर हम पेट पालने के लिए खाना खा रहे हैं। तो ये मूलभूत पोषण देखभाल के ज्ञान के आधार पर विभिन्न खाद्य पदार्थों का उचित उपयोग है। खाद्य पदार्थों के अच्छे जैविक उपयोग के साथ साथ भोजन का उपयोग व्यक्ति की पोषण स्थिति को निर्धारित करता है, इसलिए हम कैलोरी की बात करते हैं। अगर व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त ऊर्जा होगी, पोषक तत्व अच्छा होगा, तो अच्छी देखभाल होगी, भोजन प्रथाएं अच्छी होगी, भोजन की तैयारी होगी, भोजन पानी और स्वच्छता होगी, तब हम कहेंगे कि खाद्य उपयोग हो रहा है। वरना हम कहेंगे लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो अनुपयोगी खाना है। यानी खाद्य सुरक्षा के कितने आयाम? 4। पहले में हमने क्या बात करी, क्या भोजन लोगों तक उपलब्ध है, इतना उत्पादन हो रहा है। दूसरा, क्या लोगों की परचेसिंग पावर है। तीसरा, क्या जो वो खाना खा रहे हैं उसके अंदर वो पोषक तत्व है जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं। और चौथी बात यह है कि क्या खाद्य आपूर्ति निरंतर है। यानी कि जो शुरुआत के 3 आयाम हैं उन्हीं की बात चौथे में की जाती है, कि जो खाद्य उत्पादन है, लोगों की जो परचेसिंग पावर है, जो पोषण युक्त खाना है, क्या निरंतर पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक उपलब्ध है। क्योंकि अगर इसमें कंटिन्यूटी खत्म हो गई तो एक खाद्य असुरक्षा हो जाएगी। क्योंकि कई बार मौसम की स्थितियां बेकार होती हैं, राजनीति अस्थिर हो जाती है, कई बार कई किन्हीं क्षेत्रों में जैसे श्रीलंका में इस समय है, या फिर कई बार बेरोजगारी बढ़ जाती है, या फिर कई बार खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करती हैं और यहीं से फूड इनसिक्योरिटी आती है। तो कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा का जो ये आयाम है, ये तीनों आयाम की स्थिरता की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। तो खाद्य सुरक्षा के 4 आयाम से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर देंगे। आगे चैप्टर में बात की गई है सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध बताइए। तो देखिए, अगर लोग जिस देश के कुपोषित होंगे उस देश का विकास भी कुपोषित ही होगा। आपने बहुत बढ़िया घर बनवा रखा है लेकिन आप कुपोषित हो तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप मरे जाओगे, वो घर का कौन यूज़ करेगा। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो जनसंख्या में ताबड़तोड़ वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या में ताबड़तोड़ वृद्धि होगी तो खाद्यान्न की मांग में भी वृद्धि होगी, क्योंकि बढ़ती आबादी उपवास तो नहीं करेगी ना, बढ़ती आबादी खाद्यान्न भी तो मांगेगी, खाने के लिए भी तो मांगेगी।
लेकिन हुआ दूसरी तरफ क्या हुआ, एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ी है, खाद्यान्न की मांग बढ़ी है, दूसरी तरफ क्या हुआ है, कृषि योग्य भूमि कम हुई है। क्यों? कृषि योग्य भूमि कम होने का कारण यह है कि जनसंख्या घर बना रही है, तो कृषि योग्य भूमि कम हुई है, वनीकरण हुआ, वनों का कटाव हुआ है बड़े पैमाने पर। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि कृषि भूमि की कमी हो गई है। कृषि भूमि में कमी हुई, कोई दिक्कत नहीं है, उत्पादन में भी गिरावट आई है, विश्व भर में भोजन की कमी हो रही है, मानव कुपोषित हो रहे हैं, भूख में योगदान देने वाले और भी कारक बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्यावरण असक्षम हो चुका है, और ऐसे में भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं कि आने वाले समय में इतने लोग भूख से मरेंगे। माल्थस ने इस थ्योरी दी है। कह रहा है खाद्य उत्पादन प्रणालियों को विश्व भर में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्यान्न की जो बढ़ती मांग को पूरा करना, गरीबी और कुपोषण को कम करना और पर्यावरण को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। विश्व भर में भूख से मौत, भूखमरी से मौत और कुपोषण से बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। 852 मिलियन लोग भूखे हैं पूरी दुनिया में, ऐसा आंकड़े कहते हैं। अब बात ये आती है, जब इतनी समस्या है, इतनी फूड इनसिक्योरिटी, तो क्या करना चाहिए और क्या किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहली घटना है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब है कृषि में तकनीक को प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। कृषि में तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ावा दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। क्योंकि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता कितनी है, ये बहुत प्रभावित करती है। तो जब भारत जैसे देश जो आज़ाद हुए, अविकसित देश जो आज़ाद हुए, यहाँ पर समस्या क्या थी, उत्पादन का स्तर बड़ा निम्न था, खेतों का आकार बहुत छोटा था, जिसकी वजह से खाद्य असुरक्षा थी। वहाँ पर बच्चों के लिए अच्छे पोषण के लिए स्थिति अच्छी नहीं थी, कम उत्पादकता थी, तो संपत्ति भी लोगों के पास नहीं थी, आय भी कम थी। ऐसे में 1960 में क्या हुआ, खाद्य की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कृषि में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया, सिंचाई तकनीकों में परिवर्तन हुआ, खेती का मशीनीकरण कर दिया गया और नए नए बीजों का प्रयोग शुरू कर दिया गया। और इस वजह से जो उत्पादकता में वृद्धि हुई, इसे हम बोलते हैं हरित क्रांति। यानी कि हरित क्रांति एक प्रकार से पारंपरिक खेती से आधुनिक खेती है। बैल हल को छोड़कर मशीनीकरण से खेती करना है। और एक लाइन में यह है कि तकनीक के आधार पर जब उत्पादन में बढ़ोतरी कर दी जाए, वो क्या है, हरित क्रांति। हरित क्रांति ने विकासशील विश्व में भूखमरी और अकाल को कम कर दिया भाई, यानी खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा दिया। उत्पादन पहले के मुकाबले में 5 गुना अधिक होने लगा। लेकिन इसने भी एक समस्या को पैदा कर दिया, पर्यावरण में असंतुलन इसने पैदा कर दिया। एक ही प्रकार की लगातार फसल उगाते 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 उत्पादन पहले के मुकाबले कम हो गया है। जो खाद्यान्न अब उत्पन्न हो रहा है वो इतना ज़्यादा केमिकल युक्त हो जा रहा है कि वो भी हमारे शरीर के लिए बेकार है। क्योंकि दूषित पानी का उपयोग, एकल कृषि प्रणालियाँ, इसने कहीं ना कहीं समस्या पैदा करी है। यानी कि हरित क्रांति पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं रही है, इसके भी निगेटिव इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं। सेकंड वन क्या हुआ, जैव विविधता को नुकसान। देखिए, बायोडाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जितने सारे हमारी प्रजातियां हैं, चाहे वो जीव जंतुओं की, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे वो कीटों की हो, चाहे वो कोई भी हो, इन सब का ना हमारी चैन में एक योगदान है। जो ये सांसारिक चैन चल रही है, संसार का जो साइकिल चल रहा है, इसमें हर एक छोटी छोटी बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े जीव जंतु तक का योगदान है। हर एक बंदा अपना काम कर रहा है, और अगर उनमें से कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो काम कौन करेगा। तो सदियों से विकासशील देशों का जो कृषि आधार है वो स्थानीय रूप से प्राकृतिक है, नेचर वाइज है। वो जैविक खाद का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या हुआ, जो ये मशीनरी का यूज़ हुआ, जो ये कीटनाशकों का यूज़ हुआ, जो ये फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ, इससे क्या हो गया, इससे ये होगा पारंपरिक खेती पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। जहरीले पदार्थों के मिलने से क्या हुआ, जो पशुधन है और जो मत्स्य पालन है ये भी प्रभावित हो गया। ये बताया जाता है कि लगभग ना 3/4 नुकसान हुआ जैव विविधता का। किसकी वजह से, जो हमने मशीनरी यूज़ करनी शुरू कर दी, जो हमने ये कीटनाशक यूज़ करने शुरू कर दिए, इससे 3/4 भूमि यानी कि लगभग 75% भूमि बेकार हो चुकी है। पशुधन और मछली पालन का रिक्तीकरण। तो जब जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही थी, जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं बढ़ रही थी, अब ऐसे में क्या हो रहा था, बड़े पैमाने पर जो पशु हैं, मछलियां हैं, इनका स्टॉक ऑलरेडी कम हो रहा था। लेकिन इन समस्याओं के बढ़ने से इनका स्टॉक और ज़्यादा कम हो गया। कहता है कि पर्यावरणीय तंत्र में पशुधन उत्पादन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब पशुधन बढ़ता है तो चराई भी बढ़ती है, तो घास के मैदान भी खत्म होते हैं।
कह रहा है पशुधन और उनके उत्पादों का विश्व स्तर पर महत्व बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, आमदनी बहुत बढ़ रही है और शहरीकरण बढ़ता जा रहा है गाँव से। ऐसे मानव स्वास्थ्य आजीविका पर इसके प्रभाव, पशु मूल के भोजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। आज लोग मांसाहारी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में पशुओं की डिमांड पश्चिमी देशों में तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसने सतत विकास के मुद्दे को प्रभावित किया है। आज बड़े पैमाने पर पशुधन का उत्पादन औद्योगिक उत्पादन बन चुका है। ऐसे में प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य समस्याओं की एक लंबी कड़ी सामने आई है। पहले से जो मछली स्टॉक कम थे, अत्यधिक मछली पकड़ने की वजह से वो तो विलुप्त होने के लिए हैं। उदाहरण के लिए सुअर और डेयरी फार्म के आधुनिक रूप ने जल प्रदूषण को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। अगली जो समस्या है वो है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का मतलब ये है कि भूमि का उपजाऊपन कम होना या भूमि का बंजर होना। इसका कारण क्या है कि आज हम ना अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में एक जैसी फसलें बोए जा रहे हैं और अधिक से अधिक यूरिया के यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशकों का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भूमि अपनी जो उत्पादन क्षमता है वो खोती जा रही है। तो बंजरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो ये कम विकसित देश हैं, कम आय वाले देश हैं, उष्ण कटिबंधीय देश हैं, उपोष्ण कटिबंधीय देश हैं, गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर समस्या और भी ज़्यादा गंभीर है। एग्जाम्पल दिया गया अफ्रीका का। कह रहा है अफ्रीका में लगभग 65% जनता इससे प्रभावित है और 2/3 भूमि लगभग खराब हो चुकी है। कह रहा है अगर गरीबी की घटनाएं पूरी दुनिया में घटेंगी तो सबसे पहले उप सहारा में ही घटेंगी। अगर भूमि खराब होगी तो सबसे पहले यहीं पे खराब होगी। तो दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं ये प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में बहुत जल्दी आते हैं। ये सूखे और अकाल के प्रभाव से जूझ रहे हैं क्योंकि तकनीक का स्तर यहाँ पर बहुत कम है और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो मरुस्थलीकरण आज सबसे बड़ी समस्या बन गया है। और अगली समस्या सबसे बड़ी है जलवायु परिवर्तन। आज खाद्यान्न सुरक्षा को, वैश्विक सुरक्षा को, विकास को और मनुष्य के जीवन को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रहा है वो जलवायु परिवर्तन कर रहा है। जहाँ मनुष्य ने आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके विकास की सीमाओं को भी पार कर दिया है, लेकिन फिर भी वो नेचर को नहीं पकड़ पा रहा है। जलवायु परिवर्तन से किसान, मछुआरे, वनों पर रहने वाले जो लोग हैं इनकी स्थिति बिगड़ जाएगी, वनों पर जो आश्रित हैं, क्योंकि तीव्र मौसम घटनाएं घटेंगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित होगा, खाद्यान्न का वितरण भी प्रभावित होगा, कृषि योग्य भूमि का नुकसान होगा, जो जल के स्रोत हैं वो सूख जाएंगे, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, आसपास के क्षेत्र डूब जाएंगे और पूरा विश्व खाद्यान्न सुरक्षा से प्रभावित होगा। और ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा गरीब। अफ्रीका को जलवायु परिवर्तन के मामले में सबसे कमज़ोर क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसकी भौतिक स्थिति भी ऐसी है, सामाजिक स्थिति भी ऐसी है, आर्थिक स्थिति भी ऐसी है। अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन के बढ़ने से लगभग 40% जनसंख्या को वर्तमान में ही कम भोजन मिलता है और आगे चलकर समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जलवायु परिवर्तन अनाज फसलों पर भी निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। वैश्विक स्तर पर वर्षा का स्वरूप बदल जाएगा तो खाद्यान्न सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में ये बताया गया है। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण क्या, यही प्रश्न आना ही चाहिए। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके आयाम बताइए, या खाद्य सुरक्षा और सतत विकास में क्या संबंध है। तो आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आ गया है। निष्कर्ष में यही बात बताई गई है कि आज मनुष्य के जो मूलभूत चिंता है वो सतत विकास है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है अपना विकास हो और आने वाली पीढ़ियों का विकास हो। सतत विकास एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया है जो विकास से अधिक न्यायसंगत पर्यावरण की दृष्टि से जागरूकता की बात करती है। ये सामाजिक उद्देश्यों को, आर्थिक उद्देश्यों को, पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने की बात करती है। ये वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्य सुरक्षा के विकास की बात करती है। लेकिन जो आज बढ़ती हुई जनसंख्या है, इस पर पर्याप्त रूप से भोजन पहुँचाना और भूख को ख़त्म करना बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसे पूरा करने के लिए, इन चुनौतियों को ख़त्म करने के लिए आज विश्व स्तर पर जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसा आपके निष्कर्ष कहता है ये। तो आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आ रहे हैं। कमेंट करके आप मुझे बताते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।